हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टैरिफ इम्पोज अगर होता है तो कैसे वेलफेयर इफेक्ट होता है स्मॉल नेशन में, लार्ज नेशन में, वो देखा। ऑप्टिमम टैरिफ क्या होता है वो देखा। इस वीडियो में हम नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स देखेंगे। यानी हमने ये देखा था कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं जो ट्रेड को एक तरीके से रोकते हैं, चाहे वो क्वांटिटी के वेरिएशन में हो या प्राइस के वेरिएशन में हो। प्राइस हमने देखा कि टैरिफ लगा देने से प्राइस बढ़ जाता है और आप ट्रेड को रोक पाते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को रोक पा रहे हैं। अब हम देखेंगे दूसरे तरीके के कौन से हैं ट्रेड बैरियर्स जो नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स है, वो हम देखेंगे। जैसे कि है इम्पोर्ट कोटा, यानी क्वांटिटी को रोक देना। तो इम्पोर्ट कोटा एक तरीके का नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर है। Although tariffs have historically been the most important form of trade restrictions, there are many other types of trade barriers such as import quota, voluntary export restraints and anti-dumping actions. तो ये कुछ नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स हैं। इम्पोर्ट कोटा यानी आप क्वांटिटी फिक्स कर देते हो कि हम इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट करेंगे। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स की वॉलंटरीली आप दूसरे नेशन को बोल रहे हो कि आप एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रेन लगा दो, यानी जो हमारे यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है और वो ज़्यादा अमाउंट में है, आप दूसरे नेशन के लिए वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, आप एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रेन लगा दो। आप अग्रीमेंट पे आते हो। एंटी डंपिंग एक्शंस, तो वो पहले डंपिंग समझेंगे क्या होता है, देन एंटी डंपिंग एक्शंस क्या होता है वो देखेंगे। As tariffs were negotiated down during the post-war period, the importance of non-tariff trade barriers were greatly increased. So tariffs जो थे वो देखे गए थे पोस्ट वॉर पीरियड में कि कैसे उनके इफ़ेक्ट से क्या है। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है ट्रेड बैरियर्स वो उस टाइम पीरियड से इंक्रीज़ हुए। ये सेक्शन में पूरा आपको बताया गया है कि कौन से सेक्शन में 9.1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। सो आप ये रीड कर सकते हैं खुद ही। एक समरी दे दिए है कि पूरे चैप्टर में क्या है। वील स्टार्ट विद इम्पोर्ट कोटाज। अ कोटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर। इट इज़ डायरेक्ट क्वांटिटेटिव, let me just mark, it is direct quantitative restriction on the amount of commodity allowed to be imported or exported. तो यहाँ पे ऑब्वियसली इन्होंने इम्पोर्ट कोटा की बात की है, तो इम्पोर्ट पे आप कोटा लगा रहे हो, एक्सपोर्ट पे भी हो सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, लेट्स से ए पर्सन जो है वो बी पर्सन को कुछ एप्पल्स दे रहे हैं, सम kg ऑफ एप्पल or something. Let's say apple certain amount 20 kg of apples दे रहे हैं हर साल या हर आप बोल सकते हो महीने में, जो भी आपको लेना है। अब बी क्या करता है, बी डिसाइड करता है कि एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को एक क्वांटिटी पे लगा देते हैं कि हम जो भी ए से जितना भी एप्पल आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 10 kg आएगा, 10 kg से ऊपर नहीं आएगा। तो आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। ऑब्वियस है, जब आप 20 kgs इंपोर्ट कर रहे थे या ए से ले रहे थे तो 20 kg का आपको पैसे देने पड़ रहे थे। अब 10 kg का पैसे ऑब्वियसली कम हो गए होंगे, लेकिन कैसे कम हुए हैं, क्या हुआ है, इंपोर्ट आपने जब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया तो क्या प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, वो हम अब इम्पोर्ट कोटा के इस सेक्शन में इफ़ेक्ट जो है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्पोर्ट कोटा, उसमें हम समझेंगे। सो बेसिकली आप एक क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, आप पैसे इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, आप कुछ टैरिफ वैरिफ नहीं लगा रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि नहीं इतना 2 रुपीज़ से बढ़ा दो, नहीं। आप क्या टैक्स वैक्स भी नहीं ले रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि क्वांटिटी अब इतना आना चाहिए। In this section, we examine import quotas. Export quotas in the form of voluntary export restraints are examined in section 9.3a. So, export quotas जो है वो 9.3 में explain किए गए हैं। Import quota is examined in this section with the same type of partial equilibrium जो था affect import tariff का, उसी तरीके से इन्होंने import quota को explain किया है। ये डायग्राम है, आपको लग रहा होगा ऑलमोस्ट सिमिलर डायग्राम है जो हमने टैरिफ वाला डायग्राम किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट अब यहाँ पे जो शिफ्ट्स हो रहे हैं वो अलग तरीके से हो रहे हैं।
Effect of import quota. Import quotas can be used to protect. क्यों होते हैं import quota, क्यों लगा रहे हैं? First, to protect domestic industry. Second, to protect domestic agriculture. And for balance of payment reasons. ये 3 रीजन्स के वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट रीजन्स. क्यों, कैसे हो रहा है ये सब, मैं आपको जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट समझ लेंगे फिर मैं आपको ये तीनों चीज़ें बता दूंगी कि कैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, डीओपी में कैसे वो इफ़ेक्ट करता है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करता है. Import quotas were very common in Western Europe immediately after World War II. Since then, import quota have been used by practically all industrial nations to protect the agriculture and by developing nations to stimulate import substitution of manufactured product and for BOP. कहाँ हो रहा है? डेवलप कंट्री में, देन डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी फेमस हुआ ये, तो ये सिर्फ वही बताया गया है. अब हम आते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट पे. Partial equilibrium effect of an import quota can be illustrated with figure 9.1, which is almost identical to figure 8.1. In figure 9.1, dx is the demand curve. So this is your dx. Dx is the demand curve. This is my demand curve. Demand for x, and sx is the supply curve of commodity x. So this is your supply curve of commodity x. विथ फ्री ट्रेड यानी कुछ भी ट्रेड नहीं कर रहे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ट्रेड भी कर रहे हैं. फ्री ट्रेड है ऑब्वियसली. तो फ्री ट्रेड जब हो रहा है तो वर्ल्ड प्राइस जो है वो वर्ल्ड प्राइस है px इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द वर्ल्ड प्राइस. सी, व्हेन दे आर not indulging in trade, that is they are in autarky, तब वो खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही कंज्यूम करेंगे. दैट पॉइंट इज दिस, wherever this point comes, 3 है या 3.5 है वहाँ पे. एंड अब ये बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड की. तो फ्री ट्रेड में गिवन है कि वर्ल्ड प्राइस 1 है. सो 1 पे ये लाइन बन जाएगा कि 1 पे आप देख सकते हो डिमांड इतना है, 70 यूनिट्स लोग डिमांड कर रहे हैं और सिर्फ डोमेस्टिकली 10 यूनिट्स सप्लाई कर पा रहे हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्शन 10 यूनिट्स है, तो इसका डिफरेंस 60 क्या होगा? इंपोर्ट होगा. ठीक है. द नेशन कंज्यूम 70x, दैट इज AB, ऑफ विच 10x AC इज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड द रिमाइंडर ऑफ 60x CB इज़ इम्पोर्टेड. ये हमने देखा. अब जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट कोटा लगा देती है कि सिर्फ 30x आना चाहिए. 30x JH वुड रेज द डोमेस्टिक प्राइस की सिर्फ और सिर्फ 30 क्वांटिटी इम्पोर्ट होनी चाहिए. तो 30 क्वांटिटी इम्पोर्ट होना मतलब JH, ये अमाउंट आप देख सकते हो, JH अमाउंट सिर्फ इम्पोर्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा. इससे ज़्यादा मतलब इससे नीचे आप नहीं होगे, ना ही इससे ऊपर होगे. 30x इम्पोर्ट होना चाहिए. तो अब जब 30x आप इम्पोर्ट करने की बात कर रहे हो, यानी JH की बात कर रहे हो, आप जब JH की बात कर रहे हो तब क्या होगा? ऑब्वियसली क्योंकि आप एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो क्वांटिटी पे कि इतना ही क्वांटिटी इम्पोर्ट होना चाहिए, तो प्राइस बढ़ जाएगा. प्राइस 2.5 हो गया है और इस प्राइस 2 हो गया है और इस प्राइस पे H यानी 50, प्राइस 2 हो जाएगा. इस प्राइस पे 50 डिमांड किया जा रहा है एंड प्रोड्यूस कितना किया जा रहा है, यानी सप्लाई डोमेस्टिक कितना है? 20 है. डिफरेंस 30 यूनिट्स इंपोर्ट किए जाते हैं जो कि इंपोर्ट कोटा है. would raise the domestic price to 2 exactly by 100% ad valorem tariff. जितना 100% ad valorem tariff हमने लगाया था, 2 प्राइस हुआ था 1 से, और उस पे 30 हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट उतना ही है, एग्जैक्टली सिमिलर टू 100% टैरिफ, 100% ad valorem टैरिफ. यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस
कोटा पे लगाया है, ना कि एनीथिंग टैरिफ वैरिफ कुछ नहीं है, ये सिमिलर हो जाता है, ऐसे सिर्फ बोला है. The reason is that only at price x $2 does the quantity demanded of 50x equals the 20x produced domestically plus 30x allowed by the import quota. Thus consumption कितने यूनिट से रिड्यूस हुआ है, सो हम यहाँ पे देखते हैं, ये सब मैं इरेज कर देती हूँ. सो कंजम्पशन जो है डिमांड में कितने यूनिट, पहले 70 था, अब 50 हो गया. अब 50 डिमांड कर्व पे कितने यूनिट्स तक वो पीछे गया है. इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, इस लाइन पे इक्विलिब्रियम है, तो एच पे आ गया, तो 70 माइनस 50 गिव्स मी 20 यूनिट्स कम हुआ है. सो कंजम्पशन 20 यूनिट्स कम हुआ है. प्रोडक्शन कितने यूनिट्स में बढ़ा है डोमेस्टिकली, सो ऑब्वियसली पहले इतना था, अब इतना है, 10 से 20 हुआ है, तो 10 यूनिट्स इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन. सो the consumption is reduced by 20x, which is Bn, and domestic production is increased by 10x, that is Cm, with an import quota of 30x, exactly as with the 100% import tariff. So वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि हर बार सेम होगा 100% इम्पोर्ट टैरिफ के साथ. ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है कि 30x इम्पोर्ट कोटा लगा देने से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर हो जाता है 100% एड वैलोरम टैरिफ से. अगर मैं ये बोलूँ कि पहले कितना हो रहा था, पहले 60 यूनिट्स इम्पोर्ट हो रहे थे, अब मैं रिस्ट्रिक्शन 40x लगा दूँ तो कुछ अलग आएगा, वो फिर 100% एड वैलोरम टैरिफ के साथ मैच नहीं करेगा. If the government also auctioned off import license to highest bidder in the competitive market, the revenue effect would be $30, that is $1 on each of 30x of import quota by area JHNM. तो इसका मतलब क्या है कि जो import restrictions लगा रहे हैं वो अगर किसी हाईएस्ट बिडर को दे दे कॉम्पिटिटिव मार्केट में कि ये रिस्ट्रिक्शन आप देखो, तो फिर भी रेवेन्यू इफेक्ट जो होगा वो 30 क्वांटिटी इंटू $1 विच इज़ $30 रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए, इवन इफ अगर वो किसी हाईएस्ट बिडर को वो दे देते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में. लाइसेंस उनको दे देते हैं, इंपोर्ट लाइसेंस उनको दे देते हैं कि आप इतना क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो, ऐसे. हाँ, then the import quota of 30x would be equivalent in every respect to an implicit 100% import tariff. तो it almost equal to 100% ad valorem tariff के तरह हो जाएगा. I am not saying हमेशा होगा, ये वाला जो है वो 100% ad valorem tariff की तरह हो जाएगा. With an upward shift of demand curve from dx to dx dash, given import quota of 30x, J dash H dash would result in domestic price of x rising to 2.5. अगर समझो कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाता है, किसी रीज़न के वजह से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाता है एंड शिफ्ट्स टू डी डैश एक्स, तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, अब इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, 2.5 में हो जाएगा. अब ये क्यों है, आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो इंटरसेक्शन भी नहीं है, कैसे पता चला कि ये 2.5 है, क्योंकि हमने कोटा कितना लगाया है, 30 यूनिट्स का कोटा लगाया है, इम्पोर्ट कोटा. तो आप देख सकते हो 25, डिमांड क्या है 55, सो 55 माइनस 25 गिव्स मी 30. कोई भी और पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे आपका जो इम्पोर्ट है वो 30 हो. आप चेक कर सकते हो खुद डायग्राम ड्रॉ करके कि कोई भी, ये जो लाइन है इसके अलावा कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा विथ न्यू डिमांड कर्व जो 30 क्वांटिटी इंपोर्ट्स लाए. वो सिर्फ यही लाइन है जो 30 क्वांटिटी इंपोर्ट्स दिखाएगा. सो 2.5 प्राइस हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. जब डिमांड बढ़ चुका है तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, 2.5 हो जाएगा. डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है
वो राइज हो जाएगा 25x। हमने अभी देखा डोमेस्टिकली 25x प्रोड्यूस होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन 55x हो गया है। सो डिमांड जब इंक्रीज़ हो रहा है तब क्या हो रहा है, जब डिमांड इंक्रीज़ हुआ उस वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुआ। 50 था पहले 2 पे, 50 था, 20 प्रोडक्शन था, तो 50 से 55 हो गया है। सो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हुआ है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, 20 से 25 हो जाएगा, एंड प्राइस भी इंक्रीज़ होगा, 2 से 2.5 हो गया है। Where was I? Yes. On the other hand, with a given 100% import tariff, अगर import tariff लगा दिया होता in face of shift of demand dx to dx dash, price of x would remain unchanged, that is $2, and so would domestic production 20x, but the domestic consumption would rise to 65x and import to 45x. अब देखो, ये हमने बोला कोटा के बेसिस पे प्राइस इंक्रीज़ होगा, क्योंकि इंपोर्ट आप सिर्फ 30 यूनिट्स कर सकते हो। भले आपका डिमांड बढ़ गया है, डिमांड और बढ़ जाएगा, आप वो लाइन देखोगे जहाँ पे आपका 30 यूनिट्स इंपोर्ट हो रहा है, वो उस हिसाब से आपका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन अब क्योंकि अगर हम टैरिफ की बात करें तो जब डिमांड बढ़ गया है तो आपका प्राइस पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि इतना ही आपको इंपोर्ट करना है, चाहे आपका डिमांड बढ़ चुका है। अब प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगा, टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड बढ़ जाएगा। जब टैरिफ आप लगा रहे हो, कोई भी इंपोर्ट टैरिफ लगा रहे हो, एड वैलोरम टैरिफ, तो प्राइस सेम रहेगा। अब सिर्फ क्या हो जाएगा, 65 कंजम्पशन होगा, 20 प्रोडक्शन होगा, डिफरेंस जो है दैट इज़ 45 यूनिट्स इंपोर्ट होगा। पहले कितना इंपोर्ट हो रहा था, पहले जो था वो 30 यूनिट्स इंपोर्ट हो रहा था, अब 45 इंपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि कोई इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब एक चीज़ और है कि आप बोलोगे मैम ठीक है ये समझा, लेकिन इंपोर्ट जब हम बोल रहे हैं डिमांड बढ़ जाने के बाद इंपोर्ट कोटा में प्राइस इंक्रीज़ क्यों होती है? तो भाई देखो, हमने सिंपल बोल दिया कि आप जो भी करो, डिमांड आपका जैसा भी हो, आपको 30 यूनिट्स ही इंपोर्ट करने हैं। तो अगर आपका डिमांड बढ़ जाता है, लेट्स से 30 यूनिट्स सिर्फ प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक तो 30 यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे हैं प्लस प्रोडक्शन डोमेस्टिकली कितना है 20 यूनिट्स, तो ये टोटल हो गया 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स सिर्फ टोटल अवेलेबिलिटी है। डिमांड अगर बढ़ गया, आप भले ही इंपोर्ट सेम रखो, 30 यूनिट्स रखो, इसको भले ही कितना भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, तो ऑब्वियसली आपको डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम हो जाएगा। क्योंकि सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा, आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं सेम लेवल रखूँ, सेम लेवल अगर हम रखेंगे तो ऑब्वियसली इंपोर्ट जो होगा वो इंपोर्ट बढ़ जाएगा। 45 यूनिट से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो हम टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बट हमें तो गवर्नमेंट ने बोला है सिर्फ 30 यूनिट्स इंपोर्ट करना है, तो फिर क्या होगा, ठीक है प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रहा है, कंजम्पशन जो है वो कम है, तो प्राइस बढ़ा दो। थोड़ा सा डिमांड क्या होगा, थोड़ा सा डिमांड कम हो जाएगा, एच डैश पे आ जाएगा, 55 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 65। ये पार्ट मैंने कवर कर दिया है। अब आते हैं एक कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ इंपोर्ट कोटा एंड इंपोर्ट टैरिफ। The shift of demand in the figure points to one of the several important difference between an import quota and equivalent implicit import tariff. तो जो डिमांड शिफ्ट हुआ है उससे आपको वेरिएशन पता चल गया कि कैसे कोटा कैसे वर्क करता है ड्यू टू शिफ्ट, और टैरिफ कैसे वर्क करता है ड्यू टू शिफ्ट। दैट इज़ विद अ गिवन इम्पोर्ट कोटा and increase in demand will result in higher domestic price, greater domestic production and equivalent import tariff, तो than with the equivalent import tariff. So जब हम कोटा लगा देते हैं import कोटा, तो क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है, प्रोडक्शन डोमेस्टिक बढ़ जाता है एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। टैरिफ में हमने क्या देखा, टैरिफ में हमने देखा लेकिन कोटा सेम है, इंपोर्ट जो है वो क्वांटिटी सेम है। टैरिफ में क्या हो गया, टैरिफ में प्राइस सेम है, क्वांटिटी इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है
वो बढ़ जाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेम रहेगा लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगा. On the other hand, with given import tariff, an increase in demand will leave domestic price and domestic production unchanged, यानी same, but will result in higher consumption and higher imports than equivalent import quota. A downward shift in demand curve as well as shift in supply curve can be analyzed in analogous manner but are left at the end of chapter problems. तो आप अगर डिमांड कर्व में डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, सप्लाई में अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, तो वो फिगर के साथ आप थोड़ा चेंजेस करके खुद देख सकते हो कि कैसे चेंजेस होगा. Since adjustment to any shift in demand or supply occurs in domestic price with an effective import quota, but in the quantity of imports with a tariff, an import quota completely replaces the market mechanism rather than simply altering it as an import tariff does. तो अगर हम डिमांड या सप्लाई चेंज करते हैं तो वो क्या करता है, इंपोर्ट कोटा जो है वो डोमेस्टिक प्राइस पे इफ़ेक्ट करता है, वेरस टैरिफ जो है वो प्राइस पे इफ़ेक्ट नहीं करता, वो क्वांटिटी इंपोर्ट्स का चेंज कर देता है. तो क्या होगा, इंपोर्ट कोटा जो है वो मार्केट का इंटायर स्ट्रक्चर जो है, मैकेनिज़्म जो चल रहा है उसको चेंज कर देगा. क्यों? क्योंकि वो प्राइस को चेंज कर रहा है, इस वजह से वो मार्केट मैकेनिज़्म को चेंज करेगा. कोटा जो है वो, टैरिफ ऑब्वियसली प्राइस को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो इस वजह से उसका इतना चेंज नहीं होगा एंटायर मार्केट मैकेनिज़्म में, सिर्फ उसको थोड़ा ऑल्टर करेगा. A second important difference between import quota and import tariff is that the quota involves distribution of import license. तो जो कोटा जब हम बात करते हैं, कोटा की जब हम बात करते हैं तो इम्पोर्ट लाइसेंस दिया जाता है, बट टैरिफ में ऐसा नहीं होता. If the government does not auction off these licenses in competitive market, firms that receive them will reap monopoly profit. तो अगर वो लाइसेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि इतना लाइसेंस है तो क्या होगा, वो मोनोपोली प्रॉफिट कमाने लगेंगे जो फर्म्स है वो. In that case, the government must decide the basis for distributing license among potential importers of the commodity. तो एक तरीका गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि कैसे लाइसेंस वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ऑक्शन बेसिस पे करें या किस बेसिस पे करें, ताकि इम्पोर्टर्स जो है वो कॉम्पिटिटिव हो जाए, ना कि मोनोपोली पावर उनके पास आ जाए. Such choices may be based on arbitrary official judgment rather than on efficiency consideration. तो ये arbitrary official judgment पे डिपेंड करता है, efficiency consideration नहीं देखा जाता, and they tend to remain frozen even in the face of changes in relative efficiency of various actual and potential importers of the commodity. जो भी है देन उसके बेसिस पे वो लाइसेंस उनको देंगे, एंड एफिशिएंसी जो भी है, जो भी पोटेंशियल इम्पोर्टर है उसके बेसिस पे वो उनको देंगे. Furthermore, since import license result in monopoly profits, potential importers are likely to devote a great deal of effort to lobbying and even bribing government officials to obtain them. अब जब लाइसेंस अगर आपको मिल गया, इंपोर्ट लाइसेंस, तो आप मोनोपोली प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपके पास वो लाइसेंस है कि आप उतना क्वांटिटी इंपोर्ट करो, तो आपको मोनोपोली प्रॉफिट मिल सकता है. क्योंकि डोमेस्टिकली सिर्फ आप वो इंपोर्ट कर रहे हो 30 क्वांटिटीज़, तो आप अगर डोमेस्टिकली बेचने जाओगे तो आप कितने भी प्राइस में बेचोगे, क्योंकि दूसरा क्वांटिटी तो कोई इंपोर्ट कर ही नहीं रहा है, तो फिर आपको मोनोपोली प्रॉफिट मिल जाएंगे. तो अगर आपको मोनोपोली प्रॉफिट मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आप ब्राइब करोगे गवर्नमेंट को कि वो लाइसेंस हमें दे दो ताकि हम मोनोपोली प्रॉफिट कमा सकें. Thus, import quota not only replace the market mechanism but also result in waste from point of view of economy as a whole and contain the seeds of corruption. तो इकोनॉमी को वो वेस्ट कर देता है. क्यों? क्योंकि करप्शन भी हो सकता है इसके वजह से, कोटा के वजह से. Finally, an import quota limits imports to the specified level with certainty. While certainty क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोटा जो है वो 30 क्वांटिटी ही इंपोर्ट होगा.
आप सर्टन हो। सर्टन का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि इतना होगा। वाइल जो ट्रेड इफेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट टैरिफ, कि अगर आप टैरिफ लगा रहे हो तो उससे कितना ट्रेड में अफेक्ट होगा, यानी कितना इम्पोर्ट आप कर पाओगे, वो अनसर्टन हो, आपको पता नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कितना परसेंटेज आपने टैरिफ लगाया है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कितना आपका इम्पोर्ट होगा। तो आपको पता नहीं है कितना इम्पोर्ट आप कर सकते हो, ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टैरिफ, लेकिन इम्पोर्ट कोटा में आप सर्टन हो कितना आप इम्पोर्ट कर रहे हो, कितना आप ट्रेड कर रहे हो। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द शेप और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इज़ ऑफन नॉट नोन। तो इससे आपको देखो, हम जब कोटा की बात करते हैं, चाहे डिमांड कर्व ऐसा हो, चाहे डिमांड कर्व ऐसा हो, चाहे डिमांड कर्व ऐसा, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा, चाहे ऐसा हो, कैसा भी डिमांड कर्व हो या कैसा भी सप्लाई कर्व हो, ऐसा है, आपको कोटा में पता है कि आपका जो अमाउंट होगा वो 30 यूनिट्स को इम्पोर्ट होगा। लेकिन जब टैरिफ की बात होती है तो डिमांड कर्व समझो पहले ऐसा था, अगर टैरिफ हमने लगा दिया इतना क्वांटिटी इंपोर्ट होगा, लेकिन देयर इज़ अ लिटिल बिट चेंज इन द डिमांड कर्व, लेट्स से डिमांड कर्व इज स्टीपर, तो आपको पता चल रहा है कि कोटा सिर्फ इतना, लेट्स से दिस इज़ टैरिफ आपने लगा दिया, टैरिफ के बाद वाला प्राइस है, तो पहले इतना था इंपोर्ट, अब इतना इंपोर्ट हो रहा है, दिस बॉक्स इतना अमाउंट इंपोर्ट हो रहा है। तो अगर देयर इज़ डिमांड एंड सप्लाई में कर्व में थोड़ा भी वेरिएशन है, कर्व कैसे भी इलास्टिक और इनइलास्टिक है, तो आपका क्वांटिटी में फ़र्क पड़ जाता है टैरिफ के बेसिस पे, तो आप अनसर्टन हो, आपको पता नहीं है कि कितना क्वांटिटी इंपोर्ट होगा। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कोटा की बात करो तो आपको वो नोन है ऑब्वियसली कि 30 यूनिट्स ही इंपोर्ट होगा, making it difficult to estimate the import tariff required to restrict import to desired level। अगर आपको desired level तक, कि आपको चाहिए कि नहीं 45 यूनिट्स तक इंपोर्ट होना चाहिए, तो आपको पता नहीं है कि आपको कितना टैरिफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इलास्टिसिटी डिमांड और सप्लाई की पता नहीं है। Furthermore, foreign exporters may absorb all or part of tariff by increasing their efficiency of operation और बाय एक्सेप्टिंग लोअर प्रॉफिट। जो फॉरेन एक्सपोर्टर्स हैं, जो फॉरेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारा एब्जॉर्ब कर देंगे पार्ट ऑफ टैरिफ बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कि वो अपना एफिशिएंसी बढ़ा देंगे और ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, या तो फिर एक्सेप्ट करेंगे लोअर प्रॉफिट, कि ठीक है चलो भाई आप कम पैसे दे दो, यानी आप ज़्यादा पैसे, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ चुका है तो उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट कम है, आप और क्वांटिटी खरीद सकते हो, हम एक्सेप्ट करते हैं प्रॉफिट कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द एक्चुअल रिडक्शन इन इम्पोर्ट में बी लेस देन एंटिसिपेटेड। अब एंटिसिपेट कर रहे थे कि 45 यूनिट्स तक कम होगा इम्पोर्ट, लेकिन अब सिर्फ 20 यूनिट्स तक इम्पोर्ट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है वो फॉरेन जो एक्सपोर्टर्स हैं, यानी जो फॉरेन कंट्री है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे एक्स कमोडिटी, हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए अपना लॉस। Exporters cannot do this with an import quota since the quantity of imports allowed into the nation is clearly specified by the quota। ये टैरिफ के साथ होगा, लेकिन कोटा के बेसिस पे एक्सपोर्टर ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लो, हायर प्राइस पे हम लॉस फेस करेंगे, हमें चलेगा, लेकिन ये एक्सपोर्टर्स इंपोर्ट कोटा के टाइम पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोटा के टाइम पे ऑलरेडी बोला गया है कि इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट होगी, इससे ज़्यादा आप दे भी नहीं सकते, वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। It is this reason and also because import quota is less visible that domestic producers strongly prefer import quota to import tariff। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो इम्पोर्ट कोटा ज़्यादा प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को पता है अगर टैरिफ लगा दिया तो फॉरेन जो प्रोड्यूसर है वो रेडी रहेंगे लॉस फेस करने के लिए, और वो ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेल करेंगे एट अ हायर प्राइस, और फिर जो मतलब था कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सके वो होगा ही नहीं। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर क्या प्रेफर करता है? कोटा प्रेफर करता है देन टैरिफ। However, since import quota are more restrictive than equivalent import tariff,
सोसाइटी शुड जनरली रेजिस्ट दीज एफर्ट्स। कोटा ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है हमने देखा, तो जनरली सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। एज वी विल सी इन 9.7a, वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ उरुग्वे राउंड was to change import quota and other non-tariff barriers into equivalent tariff, which is known as tarification. तो उरुग्वे राउंड जो हुआ था उसमें उन्होंने देखा कि इम्पोर्ट कोटा जो है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, तो उसको चेंज करके दूसरे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दो या टैरिफ लगा दो, इक्विवेलेंट टैरिफ जितना भी इक्विवेलेंट है वो टैरिफ लगा दो, जिसको टैरिफिकेशन कहते हैं। तो वो उन्होंने किया था उरुग्वे राउंड में, जो हम लोग ऑब्वियसली पढ़ेंगे आगे। सो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो भी इम्पोर्ट कोटा का है, विथ ग्रेट इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ऑब्वियसली ज़रूर आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा है वीडियो। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, एंड यस अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।